छोड़े मुझे, आपकी सूरत भी नहीं देखना चाहती मैं। जाने दे मुझे, मैं अब आपके साथ नहीं रहूँगी। मिस्टर खान, मैं प्यार से समझा रहा हूँ, ऐसे मत करो। वो उसके दोनों हाथ पकड़ते उसे देखते हुए नरमी से बोला। भाड़ में जाएं आप, दूर हटे मुझसे, वो गुस्से से बोली। यावर ने उसके दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाकर अपनी गिरफ्त में मजबूत किया। नहीं हटूँगा, बीवी हो तुम मेरी, वो ज़िद्दी लहजे में कहता उसके चेहरे पे झुक गया। मिस्टर खान ने मुंह फेर लिया। मिस्टर खान, मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, अब अगर तुमने मुझसे मुंह फेरने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी हवस कहीं और जाकर पूरी करे। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जब दिल चाहा बहला लिया और जब दिल चाहा दिल तोड़ के रख दिया। वो गुस्से में मुंह फेरे उसके गिरफ्त से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कह रही थी। पहले तो मैं तुम्हें सिर्फ समझाने वाला था, लेकिन अब मैं तुम्हें अच्छे तरीके से बताऊंगा कि हवस और मोहब्बत में क्या फ़र्क है। और इसके बाद मिस्टर गन हर आवाज़ हर एहतजाज दम तोड़ गया। यावर की गिरफ्त बहुत मजबूत थी, अब वो सिर्फ रो रही थी। और जैसे जैसे उसका एहतजाज कमज़ोर होता गया, यावर का अंदाज़ भी नरम होता गया। वो उस पर जुल्म नहीं कर रहा था, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। मिस्टर खान की आंख खुली तो वह यावर की बाहों के हिसार में थी। जहन ने लाशौर से शौर की मंजिल एक पल में ही तय कर दी थी। उसे फिर से सब कुछ याद आ गया था। उसने एकदम से अपने आप को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश की। यावर उसके हिलने जुलने पर जाग गया था और उसके भागने के साथ जानकर मजबूरी से पकड़ लिया। मिस्टर खान का चेहरा यावर के सीने में छुप गया। वो फिर से खुद को उसके गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करते हुए रोना शुरू कर चुकी थी। अब क्या हो गया है, क्यों रो रही हो? क्यों, क्या आपने मेरे साथ क्या किया ऐसा? वो रोते हुए पूछ रही थी। अरे जानो, तुम मेरी अपनी जान से मोहब्बत का इजहार करना मना है क्या? बस करें ये ड्रामा। और क्या चाहती हैं आप मुझसे? मुझे इस तरह कैद कर देने से आपकी जीत नहीं हो जाएगी। मैं मरते दम तक आपको नहीं माफ़ करूँगी। मिस्टर खान ने दोनों हाथ यावर के सीने पर रखकर उसे दूर होने की कोशिश की थी। यावर उसके आंसू से फिर पिघलने लगा था। गुज़श्ता रात उसने मिस्टर खान के साथ ज़बरदस्ती की थी, लेकिन वो उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता था। उसके हर अंदाज में मोहब्बत थी, लेकिन मिस्टर खान इस वक्त जिस गलतफहमी का शिकार थी, इतनी आसानी से उसे दूर नहीं हो सकती थी। अब वो उससे दूर जाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हारी मोहब्बत चाहता हूँ मिस्टर खान, एतबार चाहता हूँ तुम्हारा, वो उसकी गिरफ्त मजबूत करते हुए कह रहा था। मिस्टर खान हज़ार कोशिशों के बाद उसके हिसार से नहीं निकल सकी। बिलाही थक हार कर उसने छोड़ दी मज़ाहमत और उसे हल्की सी आवाज़ से रोने लगी। यावर को बेहतर खुद में बीच लेने का दिल चाहा उसे। धोखा करके आप कौन सा एतबार कायम करना चाहते हैं? उसने अब तक फासला कायम करने के लिए उसके सीने पे हाथ रखते हुए कहा। उसके बाद भी यावर का दिल बुरी तरह मचला। अब वो इस पर कभी एतबार नहीं करेगी। यह बात यावर की रूह पे ताज़ियाने की तरफ बरस रही थी। मिस्टर खान, मुझे नहीं पता कि मीराल और पप्पा ने तुमसे क्या कहा, लेकिन जो भी कहा झूठ है। तुम्हें सबसे पहले मुझ पर एतबार करना चाहिए। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ और तुमसे शादी करने की वजह से मैंने मीराल से मंगनी तोड़ी थी। मैं तुम पे चीट नहीं कर सकता मिस्टर खान। आई लव यू और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो। इन झूठों से आप किसी और को बेवकूफ़ बनाइएगा। मैं आप पहले वाली मिस्टर खान नहीं रही जो आपके फरेब में आ जाऊँगी। उसके रोने में शिद्दत में इजाफा हुआ। यावर को उसके आंसू से ज़्यादा उसकी बेएतबारी तकलीफ़ दे रही थी। मैंने तुमसे जो भी छीना है उसके लिए मैं हज़ार सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे दिल में और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मिस्टर खान। मिस्टर खान दोनों हाथ में अपना चेहरा छुपाकर रो रही थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया मीराल। क्या बात है बेटा, बहुत खुश लग रही हो। वो तीनों नाश्ते के टेबल पर थे। इस्तेहाक अफंदी ने नाश्ते के दौरान अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट महसूस की। एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है पापा। अभी वो ग्रैंड वाला मुंह में डालने वाली थी जब यावर भावता हुआ अंदर आया। उसे देखकर विश्मा भी अपनी कुर्सी से उठी और मीराल के कंधे पर तसल्लियाँ मेरे अंदाज में हाथ रखा, जैसे कहना चाह रही हो कि काम हो गया है। यावर के इस अंदाज पर इसहाक अफंदी का माथा टिका था। अपनी कुर्सी से तो नहीं उठे, लेकिन उन्होंने नाश्ते से हाथ रोक लिया था। मीराल भी अपना कांटा प्लेट में रखकर पलट कर उठी। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। यावर के माथे की तेवरियाँ बता रही थी कि हालात साजगार नहीं है। मैं सिकंदर को पॉप कंपनीज का मार्जर डिज़ोल्व कर रहा हूँ। खबर थी या कोई बम जो अभी यावर ने उनके सर में मारा। होश में हो तुम? क्या कह रहे हो? इस्हाक अफंदी एकदम अपनी कुर्सी से उठे। यावर पुरसुकून खड़ा था, मगर उसके माथे पे तेवरियाँ चढ़ी थी। वजह आप अपनी बेटी से पूछें और अगर कुछ ना समझ आए तो पप्पा से भी पूछ सकते हैं। और सुकून और इत्मीनान से खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। यावर, ये क्या बदतमीज़ी है? विश्मा ने बोला। मेरा नहीं है यार, मैंने कोई बदतमीज़ी किया है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इस तरह हुआ क्या है? मीराल ने जान बनकर बोली। कुछ तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। यावर, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, इस्हाक अफंदी ने यावर से कहा। जो बात होगी यही होगी सबके सामने। विश्मा को उस पर गुस्सा आने लगा। सबके सामने बात होगी फिर शहबा भाई और रोमाना को भी बुलाओ।
परसों आ रहे हैं वो दोनों में। मैं भी मार्जर टर्मिनेशन के पेपर्स तैयार करवा रहा हूँ, आप लोग भी तैयारी पकड़ लें, आप से हम एक साथ काम नहीं करेंगे। वशमा और मीरा ने घबराई हुई नज़रों से एक दूसरे को देखा। इसहाक अफंदी हद से ज़्यादा परेशान हो चुके थे। यावर को वो अच्छी तरह से जानते थे, वो अगर कह कर गया है तो वो करने वाला था। यावर अली सिकंदर ने ऑफिस फ़ोन करके अपनी कंपनी सीईओ, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर और सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को उसकी गैर मौजूदगी में सब कुछ संभालने का कहा और एमरजेंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अरेंज करने का कहा। उसके बाद खुद वो घर आ गया। मिस्टर खान को हालात में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो ये भी जानता था सिकंदर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का मार्चा ख़त्म करके उसने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर लिया। शहबाज और रोमाना अगले दिन पाकिस्तान आ रहे थे। उसे बहुत अच्छे से अंदाज़ा था कि इस फैसले पर शहबाज अली सिकंदर का रद्द अमल क्या होगा, लेकिन इस वक्त वो मिस्टर खान के दिल से अपनी बेतबारी ख़त्म करना चाहता था। जाने क्या सोचकर उसने ईमान को भी हॉस्टल से बुलवा लिया था, शायद वो उसका साथ देती। कभी कभार एक इंसान की मोरल सपोर्ट भी गनीमत होती है। मिस्टर खान कमरे में थी और उससे बात करने की भी रदार नहीं थी। वो अपने स्टडी रूम में था। ईमान घर पहुंचे तो सबसे पहले यावर से मिली। क्या हुआ है यावर भाई, आपने इतनी इमरजेंसी में बुलवाया? तुम्हारी बहन को किसी ने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कह दी हैं और वो अब मुझसे बात नहीं कर रही। माजी में जो कुछ हुआ उसको लेकर अब वो मुझ पर बेतबारी कर रही है। ऐसा क्या हो गया? मेरे पप्पा और उनकी बेटी मीराल, फाइनेंसी एक्स फियांसी मीराल, उसने कहा कि मैं मीराल से शादी कर चुका हूँ और तुम्हारी बहन इस बात यकीन कर बैठी है। अब उसने ज़िद लगा लिया कि मेरे साथ रहना नहीं चाहती। तुम्हें इसलिए बुलाया है कि कुछ समझाओ उसे। ईमान को ये बात सुनकर हैरत का झटका लगा। कहाँ हैं आप ही? अपने कमरे में है, मुझसे बात तक नहीं कर रही। ईमान, वो दरवाजे पे खड़ी और रुख उसके जानिब किया। जी, कुछ खा लो पहले और अपनी बहन को भी खिला दो, जब भी नाराज़ होती है खाना छोड़ देती है। यावर ने फिक्रमंदी से कहा। ईमान को इसका अपनी बहन के लिए फ़िक्रमंद होना अच्छा लगा था। उम्मी सरगान की जगह नहीं थी, इसलिए दिमाग को हाजिर रखकर सोच रही थी। उसने यावर की बात पे सर हिलाया, स्टडी रूम से बाहर निकल गया। उसके बाद वो सीधा सरगान के पास गई थी। उसने कमरे का दरवाज़ा बजाया, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज़ दी, आप ही मैं हूँ ईमान, दरवाज़ा खोलें। आप ही क्या हो गया है, संभालें खुद को। ईमान उसकी शक्ल और हालत देखकर परेशान हो गई थी। सूजी सिर्फ आंखें, बिखरे बाल और सलता हुआ चेहरा, वो कई दिनों की मरीज़ लग रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गई, हम यहाँ से जा रहे हैं। अब हम एक सेकंड भी इस घर में नहीं रुकेंगे। मिस्टर खान अपनी चीज़ें समेटने लगी। आप ही हुआ क्या है, आप क्यों जाना चाहती हैं? तुम कुछ नहीं जानती, बस जो मैं कह रही हूँ वो करो। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मुझे उस शख्स से अब कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। आप बहुत गलत कर रही हो। इस तरह से कोई जाता है छोड़कर? आपको ये सब कहने का कोई हक़ नहीं है। मैं अपनी आंखों से सबूत ना देखती तो कभी यकीन ना करती। ईमान चुपचाप खड़ी इन दोनों को देख रही थी। यावर इस वक्त बहुत मजबूर बेबस लग रहा था। सरगान एक शेरनी, उसके आवाज़ पे बेयकीनी और मायूसी थी और उसे जाने नहीं देगा वो एक बात तो तय थी, लेकिन उसकी बात सुनकर उसे तकलीफ़ ज़रूर पहुंची थी। कौन से सबूत देख लिए तुमने? आपकी और मीराल की शादी की तस्वीर, और सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वो भी बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं मैंने, जिसमें आप अपनी मीराल पे अपनी मोहब्बत निछावर कर रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि हर सबूत सच्चा हो। वो मेरी फ्रांसिस रह चुकी है और मेरी कज़न लिया तुमसे शादी से पहले बहुत सारी तस्वीरें हैं हमारी एक साथ। इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं उसे शादी कर चुका हूँ। वो किसी भी इवेंट की तस्वीर हो सकती है। उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। एक लम्हे कम सरगान के दिल में आया कि यावर सच कह रहा है, लेकिन फिर घर के कागजात उसके जहन में आए। मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं है और अब मैं मज़ीद आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। मुझे यहाँ से जाना है। ये तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है? जाने क्या सोचकर उसने पूछा। मिस्टर खान का दिल डूब गया। अपने मुंह से 1000 बार कहने से भी उसका दिल नहीं काम पाता, लेकिन यावर के मुंह से कहने से उसके कदम डगमगाए थे। एक लम्हे को उसकी ज़ुबान बेजान हो गई। हाँ, ये लफ्ज़ कहते हुए उसकी आवाज़ भी लड़खड़ाई थी। कल मॉम और डैड आ रहे हैं और वो हास तुमसे मिलने आ रहे हैं। सिर्फ 3 या 4 दिन वो यहाँ रहेंगे। उनके जाने तक का इंतज़ार कर लो, फिर तुम जो फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। कभी मिस्टर खान को वो देखती और कभी यावर को। ईमान दोनों इस वक्त अपनी अपनी जगह मजबूर होकर खड़े थे। उसके जहन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। क्या उसकी बहन का घर टूटने वाला था? ठीक है, लेकिन इसके बाद आप मुझे यहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। इस वक्त वो ईमान का भी सोच रही थी, या शायद उसका अपना दिल उससे रुक जाने की ज़िद कर रहा था। वो 1000 बार उसे छोड़ देती, उसके पीछे ज़रूर आता, लेकिन अगर उसने छोड़ दिया तो वो आपसे की उम्मीद नहीं रखनी उससे। आप क्यों जा रही हैं? यावर भाई आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं और आप भी तो उनसे मोहब्बत करती हैं, फिर क्यों सज़ा दे रही हैं खुद को और उन्हें भी? तुम नहीं समझोगी ईमान, अगर उन्हें मुझसे मोहब्बत होती तो मुझे यूँ जाने का ना कहते। उन्होंने आपको जाने का नहीं कहा, वो खुद जाना चाहती हैं आप। हाँ, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ दिखावा है ये सब। मीराल है उनकी बीवी, मुझसे वो वक्त गुजारी करते हैं। अगर मुझसे मोहब्बत होती तो मीराल से शादी ना करते। आप उन्हें छोड़ कर गई थी। अगर आपके जाने के बाद उन्होंने किसी और से शादी कर ली तो इसमें किसकी गलती है? आपको उन्हें छोड़ कर जाना नहीं चाहिए था ना।
मैं उनसे मोहब्बत करती थी। ईमान बहुत ज़्यादा, मुझे डर था अगर मैं यहाँ रुकी तो वो मुझसे हर ताल्लुक तोड़ लेंगे। मैं उनसे गुस्सा थी और उनके धोखे पर शायद उनसे नफरत भी करने लगी थी, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल से नहीं उन्हें निकाल सकी। चाहे कागज़ में ही सही उनका ताल्लुक तो था मुझसे, लेकिन इस तरह आंखों से उनकी बेवफाई के सबूत देखकर मुझसे सहा नहीं जा रहा। तुम्हें किसी से मोहब्बत नहीं है ना, इसलिए तुम नहीं समझ सकती कि दिल कितने टुकड़े होते हैं। मैं अब भी उन्हें छोड़ने का फैसला ना करती अगर वो मुझसे सच कह देते, लेकिन उन्होंने मुझसे झूठ बोला और अब भी कह रही हैं कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मेरी ज़िंदगी तबाह करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मोहब्बत करना मेरे बस में नहीं है, लेकिन अपनी इज़्ज़त की लाज रखना मेरे बस में है। बाहर में जाए ऐसी मोहब्बत जिसमें इज़्ज़त ना मिले। वो ईमान के गले रखकर रोने लगी। ईमान अपनी बहन का दिल नहीं दुखा सकती थी और अब उसकी ज़ुबान से सुनकर उसका दिल भी रोने लगा। वो अपनी जगह दुरुस्त थी, लेकिन ईमान का दिल उसे कह रहा था कि यावर ने उसकी बहन के साथ कोई धोखा नहीं किया, इस बार तो नहीं। यावर के कहने के मुताबिक ईमान ने मिस्टर खान को थोड़ा सा खाना खिला दिया था और खुद भी खा लिया था। मिस्टर खान नाराज़ थे, मगर ईमान तो नहीं थी। वो ही उसके साथ कमरे में रुक गई। यावर के मॉम डैड की वजह से उसने चंद देर रोकने का फ़ैसला किया था कि, लेकिन ये बात तो तय थी कि वो यहाँ से चली जाएगी, यावर से दूर हमेशा के लिए, दोबारा कभी न मिलने के लिए। यावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इमरजेंसी मीटिंग में था। वो सब भी शौक थे कि अचानक से मर्जर ख़त्म क्यों हो रहा था। यावर ने वजह नहीं बताई थी, बस इतना कहा था कि कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर वो अब अफंदिया फैमिली के साथ कारोबार नहीं करना चाहता, इसलिए जो उनकी तरफ होना चाहते हैं जा सकते हैं। फ़िलहाल किसी ने भी कोई हतमी फ़ैसला नहीं दिया और सोचने का वक्त मांगा, लेकिन यह बात वाज़ेह थी कि अक्सरियत यावर के साथ होगी, क्योंकि कंपनी में सबसे ज़्यादा शेयर्स उसी के थे और मर्जर ख़त्म करने से उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था जितना फंदी फैमिली को पड़ता, क्योंकि हेड ऑफिस और कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट्स यावर हैंडल कर रहा था। आम लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि मर्जर ख़त्म होने से फंदी कारोबारी तौर पर एक टांग एक हाथ गंवा देंगी। यावर को इस वक्त इतना गुस्सा था कि वो सब कुछ तहस नहस करना चाहता था। जो कुछ मिराल और उसके फुप्पो बिश्मा ने किया था उसके मुकाबले में बकौल यावर की एक छोटी सी वार्निंग थी। शहबाज सिकंदर तक भी खबर पहुंच चुकी थी और उन्होंने उसे फ़ोन कर दिया था। यावर, क्या मैंने जो सुना वो सच है? ये उस पर डिपेंड करता था कि आपने क्या सुना है। यावर का पुरसकून लहजा अच्छा था, अच्छा नहीं था। तुमने विश्मा से कंपनी का मर्जर डिसॉल्व करने की बात की है? बिल्कुल सही सुना आपने। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? मेरा नहीं हुआ, लेकिन जिनका हुआ है वो दुरुस्त ज़रूर हो जाएगा। मैं कल आ रहा हूँ और मेरे आने तक तुम कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगे। बेफिक्र रहें डैड, मैं भी आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। फ़ोन बंद हुआ तो उसने बेख्तियार अपना माथा सहलाया। वो इस वक्त ऊपर से जितने सुकून में था, अंदर से आग लगी हुई थी। वो घर पे नहीं था, लेकिन उसका सारा ध्यान मिस्टर खान की तरफ था। उसने कुछ वक्त लगाया था सोचने में। वो ना सिर्फ ये मर्जर ख़त्म करना चाहता था, बल्कि मिस्टर खान की सच्चाई सामने लाना चाहता था। बिलाल का ख्याल अब वो बेनकाब करने वाला था और ये वो यावर अली सिकंदर था। उसे धोखा देना आसान नहीं था। उसे चंद दिन का वक्त मांगा, इसलिए था कि उस दौरान में कुछ ना कुछ करके वो मिस्टर खान को अपनी सच्चाई का यकीन ज़रूर दिलाएगा और उसे खुद से दूर जाने से रोक सकेगा। मर्जर डिसॉल्व करना आसान काम नहीं था। उसे बहुत से लोगों के सवालों के जवाब देने थे और इस दौरान उसे कुछ करोड़ों का नुकसान भी भुगतना पड़ सकता था, लेकिन वो हर चीज़ के लिए खुद को तैयार कर चुका था। वो घर आया था और अपने कमरे में आ गया था। ईमान और मिस्टर खान एक साथ थी। वो इस वक्त यावर का कमरा हाल था। वो समझ गया था कि जब तक मिस्टर खान को सच्चाई का पता नहीं चल जाता, वो इसी तरह उसे दूर रहने की कोशिश करेगी। उसने नहाकर कपड़े बदले और सोने के लिए लेट गया। आज का दिन काफ़ी थका देने वाला था और उसे ये मालूम था कि मर्जर डिसॉल्व होने की वजह से वो अगले कई हफ्तों तक काफ़ी मसरूफ़ रहने वाला था और अब उसे कल का इंतज़ार था। रुमाना और शहबाज अली सिकंदर पाकिस्तान में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके थे। यावर उन्हें खुद रिसीव करने गया। रुमाना उससे ठीक से मिली और बात भी ठीक से कर रही थी, जबकि शहबाज अली सिकंदर का मूड ठीक नहीं था। उन्होंने गले लगाने के बजाय सफ़ात मिलाया। वो उन्हें गाड़ी में ले आया और उस वक्त वो गाड़ी में खुद ड्राइव कर रहा था। रुमाना उससे नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी, जिसका वो नॉर्मली जवाब दे रहा था। रुमाना की बात उससे लग रहा था कि वो उसकी सारी कार्रवाई से नावाकिफ़ थी। शहबाज अली सिकंदर अलबत्ता खामोश ही रहे। शायद वो रुमाना के सामने इस किस्म की कोई बात नहीं करना चाहते थे। उसकी गाड़ी देखकर गार्ड ने फ़ौरन गेट खोला। उसकी गाड़ी ड्राइव वे पे आ रुकी और मुलाजिम फ़ौरन उसे सामान अंदर ले जाने लगे। यावर गाड़ी से निकल चुका और साथ में रुमाना और शहबाज अली सिकंदर भी। तीनों आगे पीछे लाउंज में दाखिल हुए। रुमाना इधर उधर नज़र दौड़ाई। शायद उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बहू उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद होगी, मगर लाउंज खाली था। बेटा, हमारी बहू कहाँ है? इधर ही है। उन्हें लगा कि वो शायद उनके गुज़श्ता रवैये की वजह से उनसे मिलने से इजतनाब बरत रही है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ईमान ने रुमाना से हाथ मिलाया और काफ़ी खुशी हलाकी से मिली। यावर, ये मिस्टर खान? नहीं मॉम, ये ईमान है, मिस्टर खान की छोटी बहन। ओह अच्छा, माशाल्लाह, तुम भी अपनी बहन की तरह बहुत प्यारी हो। मिस्टर खान कहाँ है? उन्हें ईमान अच्छी लगी थी। आप भी सो रही हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ घंटों में उठ जाएंगी। आप लोग रेस्ट कर लें, फिर खाना खा लेंगे। यावर ने उन्हें आगे का प्लान बताया और खुद ईमान को इशारा करते स्टडी में ले गया। वो उसके पीछे गई। रुमाना शहबाज अली ऊपर वाले पोर्शन में चले गए, जहाँ उनके लिए मिस्टर खान के कमरे सेट करवाए थे। स्टडी रूम में पहुँच कर यावर ने दरवाज़ा बंद किया। मिस्टर खान का मूड अभी भी ठीक नहीं हुआ। वो बहुत संजीदा था। ईमान को बेहतियार दोनों पर तरस आने लगा था।
नहीं, वो आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं और आप भी मोहब्बत करते हैं उनसे, है ना? ईमान इस तरह मशकूक अंदाज में पूछ रही थी। शक हो रहा है मुझ पे। ईमान को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, इसलिए बस खामोशी से उसे देखती रही। कल सब क्लियर हो जाएगा। यावर के गोलमोल जवाब पर वो थोड़ा सा उलझी थी, मगर दिल ही दिल में अच्छे की दुआ और उम्मीद कर रही थी। इस जवाब के बाद मज़ीद कुछ सवाल जवाब किए बिना वो कमरे में आ गई। मिस्टर गान इस वक्त सो रही थी। उसने जगाना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी कल से वो वक्फे से रोना शुरू कर देती थी। अच्छा था कि कुछ देर नींद कर लेती। रात खाने का वक्त हो गया था। मेज़ पे खाना लग चुका था। सब लोग मौजूद थे सिवाय मिस्टर गान के। रोमाना को फिर से वही ख्याल आया था और उन्हें लग रहा था कि शायद वो जानबूझकर उनके सामने नहीं आ रही। लेकिन खाना शुरू होने से पहले बिलाहिर वो बाहर आ गई थी। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो बीमार है। उसने रोमाना और शहबाज दोनों को हल्की सी आवाज़ में सलाम किया। ईमान से अगली कुर्सी पर बैठ गई। सब ने नोट किया था कि वो यावर को नज़रअंदाज कर रही थी। खाना खामोशी से खाया गया था और खाने के बाद मिस्टर खान माजरत करके उठकर जाने लगी तो यावर भी उसके पीछे आया था। जब तक मॉम डैड यहाँ हैं तुम हमारे रूम में रहो। उनका अंदाज तहमकाना नहीं था। उसकी आंखों में इल्तिजा थी। मिस्टर गान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो यावर और उसके मुश्तरका बेडरूम में चली गई थी। चंद दिन बाद तो उसने वैसे भी हमेशा के लिए उसे दूर चले जाना था, तो कुछ दिन बर्दाश्त करने में क्या हर्ज था। मिस्टर गान ने यही सोचा था। यावर को तसल्ली हुई, कम अज़ कम उसने उसकी एक बात तो मानी। खाने के बाद रोमाना ने यावर से बात करने का सोचा। वो चाहती थी कि मिस्टर गान का दिल अपनी जानिब से साफ़ कर लें। उन्हें लग रहा था कि मिस्टर गान पुरानी बातों को लेकर उनसे नाराज़ थी। उन्हें खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर उस वक्त उन्होंने सिर्फ मिराल की वजह से मिस्टर गान से उस किस्म की बातें की थी। अब उन्हें बहुत अच्छी तरह से एहसास हो चुका था कि उनका बेटा मिस्टर गान के साथ बहुत खुश है और वो उसे अपने बहू भी मान चुकी थी। वो टेरेस पे खड़ी अपनी सोचों में गुम थी जब किसी के कदमों की आहट से उसने गर्दन घुमाकर देखा। यावर उनके करीब आकर रेलिंग से टेक लगाकर खड़ा हो गया था। आप बात करना चाहती थी मुझसे? उसने बात का आगाज़ किया। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारी बीवी हमसे बदगुमान होगी। 2 साल पहले हमने उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया था, इसीलिए उसने हमसे ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम इससे बात करो, उसे बताओ हमारे दिल में उसके खिलाफ ऐसा वैसा कुछ नहीं है। हम उसे कबूल कर चुके हैं, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे उसकी वजह से मुस्कुराहट दिखी है मैंने, जो पहले बहुत कम दिखने को मिलती थी। आपने कहाँ देख लिया मुझे मुस्कुराते हुए? दूर रहते हैं तुमसे, लेकिन बेखबर नहीं। मेरे अपने सोर्सेज हैं। यानी आपने मेरे पीछे जासूस लगाए हुए हैं? आप जानती हैं मुझे ये सब पसंद नहीं है। वो कुछ नाराज़ हो रहा था। जासूस तो मत कहो, दोस्त है तुम्हारे। अब तुम नहीं बताओगे तो इधर उधर से तो पूछना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तुम मिस्टर गान से बात करो, उसके नाराज़ रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो आपसे नहीं मुझसे नाराज़ है। क्यों? उसके जवाब पर रुमाना को काफ़ी हैरत हुई। अभी उन्हें मिले दिन कितने हुए जो उनके बेटे से नाराज़ भी हो गई थी। मिराल और विस्मा फूफो ने इससे मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कही हैं और तब से उसने फिर मुझे छोड़कर जाने की ज़िद लगा लिया। मैंने उसे सिर्फ आपके बहाने से कुछ दिनों के लिए रोका है। वो आसमान की जानिब मुँह करके जाने कौन सा तारा ढूंढ रहा था। क्या मतलब? मिराल और विस्मा ने क्या कहा है उससे? उन्हें 2 साल पहले का वो दिन याद आया था जब शहबाज अली सिकंदर ने मिस्टर गान को अगवा करने के ऑर्डर दिए थे और वो विस्मा और शहबाज के आपस में बातें सुन रही थी। उस वक्त उन्हें यही लग रहा था कि एक माँ होने की हैसियत से वो मिराल की खुशी की आदतें ठीक कर रही हैं, लेकिन आज उन्हें एहसास हुआ था कि वो उनके बेटे की खुशी ख़राब कर रही हैं। यावर के एक्सीडेंट के बाद उसे दूसरी ज़िंदगी मिली थी। वो अब दोबारा अपना बेटा खोना नहीं चाहती थी। अगर विस्मा मिराल की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी तो रोमाना भी अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी। उन्होंने मिस्टर गान से कहा है कि मैं मिराल से शादी कर चुका हूँ और कुछ तस्वीरें वगैरह दिखाई हैं। वो उन तस्वीरों की वजह से उनकी बात पे यकीन कर रही है और उसे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो उसे बताओ कि ऐसा कुछ नहीं है। वो नहीं चाहती थी कि उनके बेटे की खुशी दोबारा उससे दूर चली जाए। आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? 2 दिन से मैं इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसने सबूत इतने पक्के देखे हैं कि उसे मेरी बात से ज़्यादा अपनी आंखों पे एतबार है। तो बेटा फिर तुम अब क्या करोगे? उसे यूं ही खुद से बदगुमान रहने दोगे? बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत ठोस लहजे में कहा था, मैं साबित करूंगा कि मैं उसे झूठ नहीं बोल रहा। फिर रुक कर सांस लिया और रुमाना से कहा, आप भी रेस्ट कर लें, रात बहुत हो गई है, सुबह मुझे बहुत से काम निपटाने हैं। वो उन्हें कमरे में भेजकर आराम करने कहकर खुद अपने कमरे में आ गया। मिस्टर गान उसके बेड पर एक तरफ को करवट लेकर सो रही थी। कल मैं साबित करूंगा कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा था। आई प्रॉमिस यू एंड आई लव यू सो मच मिस्टर गान। उसे कल की तैयारी करनी थी। वो स्टडी रूम में आ गया। कल का दिन बहुत अहम था। बहुत से चेहरे बेनकाब होने वाले थे। किसी का दिल टूटना था, किसी का एतबार और किसी का गरूर। उसके ऑफिस से बार बार फ़ोन आ रहे थे। उसने मार्जर डोज़ॉल का
ऑफिशियल प्रोसीजर शुरू करने से पहले एक अहम काम निपटाना ज़रूरी समझा था। इस वक्त इसहाक अफंदी, विस्मा, मीराल, यावर के मॉम और डैड, ईमान और मिस्टर गान और यावर उसके घर में उसके डाइनिंग रूम में मौजूद थे। कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था और मुलाज़िमों को हदायत कर दी गई थी कि जब तक किसी को बुलाया न जाए अंदर न आए कोई। उसे इस तरह देखकर मीराल की हथेलियों में पसीना आ रहा था। विस्मा भी दिल में वहमों का शिकार हो रही थी। इसहाक अफंदी परेशानी और गुस्से की मिलीजुली कैफियत में कभी यावर को तो कभी शहबाज अली सिकंदर को देखते थे। रुमाना और ईमान बज़ाहिर पुरसुकून और बेनियाज बैठी थी, मगर अंदर ही अंदर घबरा रही थी। और मिस्टर गान नाराज़ मूड में संजीदा और खामोश बैठी थी। सबके चेहरों पर एक नज़र डालकर यावर ने एक बात का आगाज़ किया। मैं आप सबका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इसलिए बिल्कुल सीधी बात करूँगा। जब से मिस्टर गान मुझे दोबारा मिले हैं, मेरे साथ काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है जो पहले नहीं हुआ था। जैसा कि एक साइड पे मज़दूरों की आपस में लड़ाई हो गई और उनमें से एक बहुत ज़ख्मी हुआ था। फिर चंद दिनों बाद एक साइड पे आग लग गई थी जहां मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था। एक क्लाइंट को अचानक से मुझसे मीटिंग करने की ज़रूरत पड़ गई। उन्हें कुछ चेंजेस करवाने थे जबकि सब कुछ फाइनलाइज हो चुका था। मगर हैरत की बात ये थी कि वो 2 घंटे की मीटिंग के बाद उसे कोई ख़ास चेंजेस करवाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, बल्कि मेरे 2 घंटे तफसील से प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट दोबारा समझाने पर वो मुतमईन भी हो गया। फिर मीराल के एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और मुझे इमरजेंसी में किसी को बगैर बताए उसके पास भी जाना पड़ा, जहाँ मेरा सेल फ़ोन मीराल के हाथ से पानी में भी गिर गया था। सब ने मीराल को देखा सिवाय विस्मा के। बाकियों के तासुरात अजीब थे। हैरत की बात यह है कि हम किसी बीच साइड पर नहीं, अस्पताल में थे। वहाँ इतना पानी कहाँ से आया कि मेरा फ़ोन डूब गया, यावर ने बड़े मायनी हेज़ अंदाज में कहा। और 3 दिन पहले मिस्टर गान को कहा गया है कि मैं मीराल का शौहर हूँ और मीराल इज़ प्रेग्नेंट विद माई चाइल्ड। यावर के इंकशाफ पर सबको सांप सूंघ गया। एक अजीब सी खामोशी छा गई। मीराल को ठंडे पसीने आने लगे। शहबाज अली, सिकंदर, रुमाना और इसहाक अफंदी तीनों ने बेक वक्त पहले यावर को देखा, फिर मीराल को। ये बात तीनों के लिए नई थी। ये सब क्या चल रहा है यावर? शहबाज अली सिकंदर ने गरजदार आवाज़ में कहा। कमरे में एक रोबर तनाव सी फिज़ा छा गई थी। मिस्टर गान ने पहले मीराल और विस्मा की तरफ देखा कि शायद वो इस बात पे कुछ और कहें, लेकिन दोनों में से कोई नहीं बोला। इन सब में मेरा नाम कहाँ से आ गया और तुम ये सारी बातें क्यों कर रहे हो? क्या मकसद है इन बातों का? मीराल को लग रहा था कि बाजी उसके हाथ से निकल रही है। वो दोहरी मुसीबत में फंस गई थी। अगर हाँ कहती तो खुद फंस जाती, अगर ना कहती तो मिस्टर गान को उसके झूठ का पता चल जाता। वैसे भी फलचरी पे गिरे या छुरी फल पे गिरे, कटता तो फल ही है। मकसद तो मिस्टर गान को उसकी ज़िंदगी से निकालना था, चाहे वो खुद छोड़कर जाती या यावर उसे निकाल देता। ये सब क्या चल रहा है? शहबाज अली सिकंदर ने कहा। मिस्टर गान ने पहले मीराल और फिर विस्मा की तरफ देखा। तुम्हारा नाम ही तो है हर जगह। यावर ने एक लिफाफे से कुछ फाइल्स और फोटोग्राफ्स निकालकर मेज़ के दरमियान में रखी। सबकी नज़रें उस जानिब उठी थी। उसने एक हाथ से सारी तस्वीरें फैलाकर रखी, फिर एक तस्वीर उठाकर सबके सामने जैसे कोई नुमाइश चल रही हो। उस तस्वीर में मीराल एक आदमी से मिल रही थी। मीराल का साइड पोज था, लेकिन तस्वीरें इस एंगल से ली गई थी कि स्कार्फ में होने के बावजूद वह साफ पहचानी जा रही थी। उसे तो तुम जानती होगी कौन है ये। चलो मैं बता देता हूँ। ये बाबर अर्फ बॉबी है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल है। पैसे लेकर कोई भी नाजायज़ काम करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मीराल का उससे क्या काम, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीराल का सारा काम ही इसी से है। यावर, दिस इज़ इनफ। मीराल गुस्से से लब बीच कर बोली। बात सिर्फ यावर के हवाले से होती तो वो और बात थी, मगर वो इस वक्त सबके सामने उसके बाकी पेचीदा जुराइम का भी रिकॉर्ड खोले बैठा था। इस सब के सामने और ख़ास तौर पर मिस्टर गान के सामने एक्सपोज होना अच्छा नहीं लग रहा था। तुमने अभी इसे ही गॉप कर दिया, मुझे सारी बात तो बताने दो। जब 2 मज़दूरों की लड़ाई हुई थी, बाबर ने ही दूसरे मज़दूर को ज़ख्मी किया था, जिसकी शिकायत पे वो जेल चला गया था और जेल से छुड़ाने के बाद मैंने उसे निकाल दिया था। लेकिन आग वाले केस में भी उसी का हाथ निकला। बज़ाहिर ये मुझसे बदला लेने के लिए किया गया था, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। मैंने पुलिस से उसका सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगवा कर चेक कर लिया है और आप लोग भी देख सकते हैं। उसने कुछ कागजात शहबाज अली सिकंदर, इसहाक अफंदी के सामने रखे। शहबाज अली सिकंदर ने पेपर उठाकर देखे, फिर इसहाक अफंदी ने उन्होंने कागजात पकड़े लेकिन देखे नहीं और दोबारा मेज़ पर फेंकने के अंदाज में रखे। वो यावर को गुस्से से घूर रहे थे। जाहिर है यावर उनकी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहा था और भी सबूत के साथ वो इत्मीनान से कैसे बैठ सकते थे। ये तो हो गया बाबर वाला केस। अब आते हैं क्लाइंट वाले मुद्दे की तरफ। उन्हें किसी ने धमकी देकर कहा था कि किसी भी बहाने से मुझे ऑफिस बुलाया जाए और कुछ घंटे मसरूफ़ रखा जाए। नाम नहीं बताया उन्होंने और ना ही मुझे वजह, लेकिन मैं समझ गया था ये सिर्फ मुझे कुछ देर के लिए घर से दूर रखने के लिए किया गया था। यावर ने चुपती चुपाती नज़र मीराल पर डाली। वो अपनी सफाई में कुछ बोल नहीं रही थी और जवाब में सिर्फ यावर को नाराज़ गुस्सैली नज़रों से घूर रही थी।
और अब आते हैं सबसे खास वाक़े की तरफ। मिराल के दोस्त अर्तज़ा एक्सीडेंट हो गया था। उसने मुझे फ़ोन करके हॉस्पिटल बुलाया था। आपको तो पता होगा पुप्पो, क्योंकि आपसे बात करने के लिए मिराल ने मेरा फ़ोन इस्तेमाल किया था और उसके बाद वो मिराल के हाथ से पानी में गिरकर डूब गया था। उसने रुख विस्मा की जानिब किया। ये सब जो तुम कर रहे हो ना उस लड़की की वजह से, उन्होंने आंखों से मिस्टर खान की तरफ इशारा किया, हमारे साथ तुम ठीक नहीं रहे। मेरी बेटी पे इस तरह झूठे इल्ज़ाम लगाकर झूठ सबूत दिखाकर तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। यहाँ पे कोई अंदर नहीं है, सबको समझ आ रहा है कि क्यों कर रहे हो तुम ये सब। ये झूठे सबूत नहीं है पुप्पो। मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि किसी को झूठे और नकली सबूत दिखाकर उसको घर तोड़ने की कोशिश करूँ। वो नज़रों ही नज़रों में उसे बहुत कुछ बावर करवा गया था। यावर प्लीज़, इसका तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मिराल ने कहा, क्यों, डर लग रहा है कि तुम्हारा असली चेहरा सब देख लेंगे? तुम्हारा वो दोस्त अर्तज़ा जो उस दिन तुम्हें प्रपोज़ करने वाला था, उस वक्त अपनी 6 साल पुरानी गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ कर रहा है। मैं गया था उससे मिलने, लेकिन मुझे पता चला कि उसे तो मेरे अस्पताल से जाने के कुछ घंटों बाद ही डिस्चार्ज कर दिया गया था। वैसे मैं उसे यहाँ बुला लेता, लेकिन मैं उसकी स्पेशल इवनिंग ख़राब नहीं करना चाहता था। मिराल जब तक ये वो खड़ी रही। मिस्टर खान, तुमने किसके मुँह से सुना था कि मैं मिराल से शादी कर चुका हूँ? मिराल ने मुझसे कहा था कि मेरे जाने के बाद 2 साल पहले आपने उससे शादी कर ली थी और तुमने आराम से उसकी बात मान ली। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन फिर आपकी पुप्पो ने मुझे आपकी और मिराल की शादी की तस्वीरें दिखाई और कहा कि आप घर से काम का बहाना बनाकर निकले थे, लेकिन आप मिराल के पास जाते थे क्योंकि वो आपकी बीवी है। हाँ, और बोलो झूठ, जो कुछ रह गया है वो भी मेरे ज़िम्मे डाल दो। मिराल फ़ौरन बोली। मिस्टर खान ने आंखों में